अली जफर साहब से मैंने कुछ सवाल पूछने जो खवातीन की नशिस्तों के हवाले से है। सेंटर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सेंटर साहब, सवाल वही है कि क्या ये जो जी बिल्कुल आ रही है, मखसूस नशिस्तों का मामला है ये हल हो पाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब वो वक्त गुजर गया है जब लिस्टें देनी है, इलेक्शन एक्ट भी मेंशन किए जा रहे हैं, आइन की 224 शिक भी मेंशन की जा रही है। आप क्या कहते हैं सर, कितनी उम्मीद है पीटीआई को? ये देखें, जहां तक रिजर्व सीट्स का ताल्लुक है, रिजर्व सीट्स मेरी नजर में आइन ये कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं अगर उसके कैंडिडेट्स पार्लियामेंट में आ जाएं। लेकिन एक रूल 94 है इलेक्शन एक्ट 2016 का, वो ये कहता है कि रिजर्व सीट्स उस पार्टी को मिलेंगी जो कि जिसके पास सिंबल नहीं है उसको नहीं मिल सकती। मेरी नजर में ये रूल 94 जो है ये साफ है, लेकिन जब तक कि अदालत इसको आइन के खिलाफ नहीं कहती हमें इसको मानना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगी कि जो पीटीआई है उसने अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की अम्ब्रेला के या छतरी के नीचे रखे हैं फिलहाल के लिए जिसके पास सिंबल हो। तो एक तो ये स्टेप है ने पूरी की है रूल 94 की वजह से। ठीक, रूल 94 को चैलेंज तो जरूर किया है पेशावर हाईकोर्ट में, लेकिन जब तक वो कलअदम करार नहीं दिया जाता पोजीशन ये रहेगी। अब दूसरी पोजीशन ये है कि दूसरी एक बहस है जी जो दोनों साइड पे बहस की जा सकती है। एक बहस ये है कि आप सिर्फ विमेन सीट उस पॉलिटिकल पार्टी को देंगी या दिया जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी को जो कि जिसका कैंडिडेट मौजूद हो पहले से ही पार्लियामेंट में। मैं सर आपको सॉरी, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका एक भी कैंडिडेट हो जी कता कलामी माफ कीजिएगा सर, ये 2017 जो इलेक्शन एक्ट है इसमें इसके अंदर जो 104 सेक्शन है वो कहती है कि असम्बली में अक़लियतों या ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए इंतखाब लड़ने वाली सियासी जमातें उन मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा तारीख के अंदर ही सिर्फ जो है वो मखसूस एक जो लिस्ट है वो कमीशन के पास जमा करवाएगी। और ये बहुत उसमें उन्होंने ये साफ लिखा हुआ है कि सूबाई इलेक्शन कमीशन के पास किसी मजाज अफसर के पास फिर इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत होंगी वो उसके मुताबिक उसकी लिस्ट जो जमा करवाई गई होगी इलेक्शन से पहले वो टाइमलाइन उसके अंदर उन्होंने पूरी बता दी है। तो ये तो साफ कह रही है कि अब ये नहीं हो सकता। जी इसी का मैं आपको जवाब देने लगा था। बेसिकली एक बहस है और बहस ये है कि जब तक कि आपकी जो सिंबल वाली जमात है उसने किसी लिस्ट ना दी हो एक खास टाइम के अंदर, वो फिर बाद में उसमें कोई शामिल भी हो जाए उस पॉलिटिकल पार्टी में तो वो लिस्ट उसकी नहीं मानी जाएगी। वो लिस्ट चूंकि उसने दी ही नहीं इसलिए उसकी कोई हक ही नहीं है कि वो अपना कैंडिडेट्स को फील्ड करे। ये एक बहस है। लेकिन मैं दूसरी तरफ बहस आपको डिस्क्राइब कर रहा था और फिर अपना व्यू देता हूं आपको। दूसरी तरफ बहस है कि और उस बहस बेस्ड है एक केस मैंने किया था हाई कोर्ट में। उस केस के अंदर ये अदालत ने कहा था कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसने लिस्ट नहीं भी दी तो वो बाद में उसमें ऐड कर सकते हैं जब उस कैंडिडेट्स आ जाएं। मसलन एक जमात है उसने कोई लिस्ट नहीं दी और बाद में कैंडिडेट्स आ जाएं तो उसको फिर आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट में नाम कैंडिडेट्स की प्रोपोर्शन के मुताबिक। और 2 बार ये ऐसी बात हो भी गई है। एक बार 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मामला गया था पंजाब असेंबली में, पीटीआई ने लिस्ट नहीं दी थी उस बार और फिर बाद में लिस्ट दी गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने वो बात मान ली थी कि आपका हक है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी बाप पार्टी एक बनी, उन्होंने लिस्ट नहीं दी थी, उनको भी इसी के तहत दिया गया था। और फिर जब मैंने केस किया हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट में भी ये मामला आया कि लिस्ट उस वक्त सिर्फ 2 थे लोग, लेकिन वो लिस्ट में ज्यादा ऐड करने थे
तो अदालत ने कहा कि ऐड भी हो सकते हैं, तो 0 से लेके मौजूद है। बिल्कुल, आपका मतलब ये जितने है कि इसकी नज़ीरें मौजूद हैं, तो इसलिए अदालत के अंदर तवक्को की जा सकती है। इसके ऊपर मैं 1 मिनट के लिए सर आपके साथ ही मैं शामिल करती हूँ मुशर्रफ जैदी साहब को भी। मुशर्रफ साहब, जो अली ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नज़ीरें जो कि मौजूद हैं, लिहाजा उनके नंबर बढ़ सकता है, जबकि इरफान सिद्दीकी साहब को अगर सुने तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं बल्कि दूसरी तरफ जो उनके तादाद है, अभी 10 तो वैसे ही अभी नहीं आए जो जाने थे हलफनामे, और जो बाकी मौजूद हैं यानी 84 के 83 के करीब, उनमें से भी 5-6 इधर आ सकते हैं चूँकि वो आज़ाद है। नंबर बढ़ जाएगा क्या? देखें, नंबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इस वक्त निज़ाम के पास, आमिर भाई पहले बात कर रहे थे निज़ाम ने चलना है, निज़ाम किस तरह चलेगा सवाल ये है। सवाल मेरा ख्याल है कि संजीदा लोगों के जहन में ये कोई इबाम नहीं है कि निज़ाम नहीं चलेगा। अल्लाह मियाँ इस निज़ाम को हर तरह से जो है बचाए, हर बला से बचाए। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो बला है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है वो हमारी अपनी कुन ज़हनी शायद ज़्यादा सख्त हो जाएगा। और कोई अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो भट्टी साहब या आमिर भाई माइंड कर जाएंगे। पहले ही मेरे कुछ अल्फाज पे जो है वो बुरा मनाया है भट्टी साहब ने। तो मेरा ख्याल है कि ये तो निज़ाम किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, डिबेट इस पे है। एक पार्टी जिसके बड़े गुनाह हैं और 9 मई जो है वो बहुत बड़ा गुनाह था, लेकिन और पार्टियों के भी ओवर द इयर्स गुनाह जो हैं वो रहे हैं। क्या इस पार्टी को सिंबल के बगैर जो है रखना चाहिए था? ये सिस्टम का एक सवाल है। मैं सवाल सिस्टम से नहीं, मैं अली ज़फ़र साहब से पूछ लूं कि ये आइडिया क्यों नहीं आया अली ज़फ़र साहब पहले, कि अगर चले इसको बचाने के लिए कि चले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास बाद में जाना था, पहले चले जाते, लिस्ट दे देते। अगर मुझे इजाजत दें अली ज़फ़र साहब, मैं ताकि वो मेरी गुफ्तगू जो होगी उसका भी जवाब आ जाएगा। जो सारी हम बात कर रहे हैं, जो मैं कह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब रेड लाइन क्रॉस कर गए गुस्से में, तो क्या पीटीआई के अंदर जैसे अली ज़फ़र साहब जैसे लोग हैं ये गुस्से को कम नहीं करा सकते? ये जो रूल में, कानून में सख्ती मौजूद है, वो ऐड और डिलीट होना है, जिसकी कोई मौजूद है तो वो ऐड कर सकता है। ये भी कानून बाद में आया था, वरना जब जनरल मुशर्रफ ने ये किया था तो उसके अंदर ऐड नहीं हो सकते थे। तो ये मिल सकता है रास्ता, लेकिन ये जो ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे इस वक्त हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी फेरी जा रही है, ये मिलना तो वहां से है, या फिर वो है जो मैं कह रहा हूं कि बैठ जाएं आईनी और कानूनी, ये जो अब हम आ रहे हैं ना, ये सब मिल के बैठ के ये करा सकते हैं। हाँ, और वो अगर देखे ना, पीटीआई को गवर्नमेंट मिल तो नहीं रही इन सीटों से, सही बात है, लेकिन इसको पहले मरहले में ही तय करा ये। अच्छा अली ज़फ़र साहब, केपी में गवर्नमेंट तो उसके बगैर भी बन रही है। ये भी सवाल और जो मैंने पूछा था उसका भी जवाब दे दीजिए सर। देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी तो एक 3 pronged स्ट्रैटेजी है, 3 तरीके से हम चलेंगे। एक तो ये है कि पार्लियामेंट में चाहे हुकूमत बने या ऑपोजिशन में बैठना पड़े, हम भरपूर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और करेंगे, और उसके लिए रिजर्व सीट्स बहुत ज़रूरी है। रिजर्व सीट्स इसलिए ज़रूरी है कि उससे ही तादाद ऑपोजिशन की या गवर्नमेंट बनाने की बनती है। हम उसके लिए दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि हम लीगल कार्रवाई करेंगे। लीगल कार्रवाई में 2 स्ट्रैटेजीज हैं, एक तो लीगल कार्रवाई करेंगे रिजर्व सीट्स लेने के लिए, और दूसरा ये जो धांधली से हमारी सीटें जीते हुए कैंडिडेट्स जो हराए गए हैं उनके लिए हम काविश करेंगे, लीगल बैटल लड़ेंगे। और तीसरा ऑफ कोर्स स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स हैं, वो भी हम जारी रखेंगे। वो हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो प्रोटेस्ट करती रहे किसी चीज के लिए, और उसमें हमें किसी और जमात के साथ मुशावरत करके उनके साथ ज्वाइन करें प्रोटेस्ट, तो वो भी हम करने को तैयार हैं, और उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। तो ये 3 pronged स्ट्रैटेजी है। जहां तक ये ताल्लुक है कि रिजर्व सीट्स का क्या होगा, अल्टीमेटली मेरी नजर में फैसला शायद अदालत ही करेगी, ये पार्लियामेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें नजर ये आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोशिश है कि रिजर्व सीट्स हमें ना दे। इसलिए मुझे लगता यही है कि उसका मामला भी बजाय पार्लियामेंट के वो भी अदालत ही फाइनली फैसला करेगी। एक आखिरी बात इस पे मैं करना चाहूंगा कि आप अगर आइन पढ़े तो आइन में ये लिखा है कि जो भी जमात है जितनी उसको जनरल सीट्स मिलेंगी उतनी ही उसको मिलेगी रिजर्व सीट्स। तो ये कहना कि पीटीआई के आप 90
95 जितने भी लोग आप कहते हैं कि पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, उनकी सीटें किसी और को तो नहीं जा सकती रिजर्व सीट्स, क्योंकि हर जमात अपनी प्रोपोर्शनल ही ले सकती है। मसलन एक बात आ रही है पार्टी की 50 है या पीएमएलएन की 70 है, तो जी इस अभाम को कमीशन ही दूर कर सकता है, इलेक्शन कमीशन।